तो आइए फिर लाल मृदा के बारे में जानते हैं। तो लाल मृदा जो है आपकी, ये भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम मृदा है। लाल मृदा बनी कैसे है? तो लाल मृदा जैसे कोई आधारभूत चट्टान है, उसके ऊपरी भाग के बार बार टूटने से आपकी वहाँ पर जो महीन कण विकसित हुए हैं, उसी से लाल मृदा बनी है। तो इसी तरीके से जैसे भारत का जो ये प्रायद्वीपीय पठार वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, इसमें आपकी जो ऊपर वाले सतह हैं, इसके ऊपर जब छोटे छोटे महीन कण बने हैं, उसी से तो आपकी लाल मृदा बनी है। तो ये भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम मृदा है। तो अगर स्टेटमेंट देकर ही पूछा जाए जो लाल मृदा भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम मृदा है, तो एकदम इसका उत्तर हाँ होगा। इसके बाद देखिए, इसे पीली मृदा के रूप में भी जाना जाता है। पीली मृदा क्यों? तो जब लाल मृदा नमी को अपने अंदर धारण कर लेती है तो इसका रंग पीला हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पीली मृदा भी इसका एक नाम है जो नमी धारण करने के कारण इसे कहा जाता है। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है, पीली मृदा जल सूखने की स्थिति में इसे कही जाती है। ठीक है। इसके बाद जो है लाल रंग, लाल रंग इसका होता क्यों है, कभी कभी आपसे यही पूछा जा सकता है। तो फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। अब कभी कभी आपको एग्जाम में मिल सकता है लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड में मिल सकता है, या इसी को हिंदी में देखा जाए तो लौह कण भी कहा जा सकता है। तो लौह कण के कारण आपका इसका रंग क्यों हो जाता है, लाल हो जाता है। इसके बाद आगे देखें तो ये प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख मृदा है। मैंने कहा है ये आपकी प्रायद्वीपीय पठार है, और ये प्रायद्वीपीय पठार की जो प्रमुखतम मृदा है यह लाल मृदा है। हालांकि इसके बीच बीच में कहीं कहीं काली मृदा और लेटेराइट मृदा भी है, लेकिन फिर भी अधिकतम परसेंटेज की बात किया जाए तो प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख भागों पर आपकी यही मृदा है, इसीलिए आपको इसे प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख मृदा के रूप में जाना जाता है। इसकी विशेषताओं के बारे में आइए बात करते हैं। इसकी विशेषता की पहले यही बात हो गई, जो ये काफ़ी ज़्यादा स्थिर क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। यहाँ पे ये काफ़ी उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। ठीक है। तो अगर बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस तो आपको जलोढ़ मृदा में भी कम पाई जाती थी, तो इस मृदा में ये अभाव पाया जाता है। हालांकि इसमें कैल्शियम, अल्मुनियम और फेरस की पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ देखिए, फेरस पर्याप्त मात्रा में, किसी मृदा में अगर लोहा पर्याप्त मात्रा में है तो ये और नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो वो मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होगी। तो फेरस यानी लोहा आपकी अधिक मात्रा में है। कैल्शियम तो अच्छी चीज़ है, कैल्शियम के कारण तो आपकी मृदा उपजाऊ होगी, लेकिन यहाँ फेरस के कारण इस मृदा की सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसे उपजाऊ मृदा न कहते हुए सामान्य उर्वर मृदा के रूप में जाना जाता है। यानी यह मृदा उपजाऊ के दृष्टिकोण से सामान्य है, न कि बहुत अच्छी है। अगले पॉइंट देखते हैं, इसमें मोटे अनाज, दलहन, तिलहन की खेती की जाती है। अब देखिए, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन क्यों? क्योंकि इनकी जो आप देखते होंगे कोई गेहूँ चावल है, इसकी फसल छोटे छोटे बड़े होते हैं और छोटे होते हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बहुत कम पकड़ी रहती है। जाहिर सी बात है, उसमें जो लाल मृदा होती है, इसमें जो अधिक अच्छी वाली जो कण होती है, जो जिसमें उपजाऊ ज़्यादा उर्वर जो तत्व होते हैं, यह निचले लेयर में पाए जाते हैं, और जहाँ तक आपकी गेहूँ चावल की जड़ें नहीं पहुँच पाती है। लेकिन अगर दलहन, तिलहन या बड़े फसलों की खेती की जाए तो वो लंबी पौधे होते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी गहराई तक जाती है, जिसके कारण यहाँ पर वो पोषक तत्वों को पाने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए यहाँ मोटे अनाज, दलहन, तिलहन की खेती की जाती है। इसके बाद बात किया जाए तो यहाँ उत्पादन, उत्पादकता, शस्य गहनता, ये भी तीनों कम होती है। इसके बारे में आप जान चुके हैं, यानी अगर उत्पादन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। इसके बाद प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता यहाँ अधिक है। देखिए, सभी तरह की बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा नहीं है, और यहाँ पर जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, प्रति व्यक्ति भूमि के पास ज़्यादा है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर इसकी एक विशेषता के रूप में शामिल है। अगले विशेषता के तौर पर हम इसके क्षेत्र को देख सकते हैं। आमतौर पर तो सीधा आप जान चुके हैं प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार में या भारत के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी अगर राज्य की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड में आपकी ये मृदा पाई जाती है। ठीक है। आइए अब जानते हैं हम लोग लेटेराइट मृदा के बारे में जानते हैं। अब लेटेराइट मृदा जो होती है ये लाल मृदा की तरह ही होती है, लेकिन इसका मूलभूत अंतर ये है जो इसमें पोषक तत्व वर्षा के कारण घुलकर नीचे चले जाते हैं। बाकी सारा इसका फॉर्मेशन ठीक लाल मृदा की तरह ही होता है। तो लाल मृदा भी आपकी प्रायद्वीपीय पठार की मृदा है, ये भी ध्यान रखेंगे।
ये इसे मखरली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम हम जान सकते हैं मखरली मृदा होती है। इस दूसरी बात है, इसमें एक ये विशेषता है, इसकी अधिक वर्षा के क्षेत्र में ये मृदा मिलती है, क्योंकि अधिक वर्षा के कारण ही इसके पोषक तत्व घुलकर नीचे के लेयर में चले जाएंगे। तो ये अधिक वर्षा के क्षेत्र में मिलते हैं, यानी भारत का वो क्षेत्र जहाँ अधिक वर्षा मिलती है उस क्षेत्र में ही ये होती है। और अवक्षालन प्रक्रिया के कारण इसका निर्माण होता है। अवक्षालन मतलब वही वर्षा के कारण पोषक तत्वों का नीचे जाना। इसके बाद इसमें अल्मोनियम फेरस की पर्याप्तता होती है तो ये लाल मृदा, तो फेरस तो इसमें मिलेगा, यानी लोहा के कण तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसमें अल्मोनियम फेरस की पर्याप्तता होती ही है। ये है पूरी तरीके से लाल मृदा, लेकिन इसकी लाल से ये अलग इसलिए है क्योंकि इसके पोषक तत्व घुलकर नीचे चले गए हैं, इसीलिए इसे एक अन्य नाम लेटेराइट नाम दिया जाता है। इसके बाद इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस और पोटेशियम का अभाव होता है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब ये फसलों के लिए काफ़ी अनुर्वर मानी जाती है, लाल में तो थोड़ी सी सामान्य उर्वर है भी, लेकिन ये पूरी तरीके से फसलों के लिए अनुर्वर मानी जाती है। तो इसमें अगर कोई मृदा फसल के लिए बहुत ज़्यादा उर्वरशील नहीं है तो उसमें क्या की जाएगी, तो उसमें आप देखेंगे जो आपकी पशुपालन जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन अगर संरचनात्मक निवेश कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आप इसमें अगर जो भी चीज़ की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, पोटेशियम का, ये सब अगर आप डाल देते हैं तो इसी को संरचनात्मक निवेश कहा जाता है। तो इस संरचनात्मक निवेश के द्वारा आप बागानी कृषि, दलहन, तिलहन आदि की कृषि इसमें आराम से कर सकते हैं। अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए तो इसके क्षेत्र है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर में मेघालय, ये इसके प्रमुख क्षेत्र है। तो ये आपने लेटेराइट मृदा के बारे में भी देख लिया है। अब इसके बाद आपको देखना है काली मृदा के बारे में। तो आइए देखिए अब काली मृदा के बारे में सीखते हैं। तो काली मृदा जो है यह भारत की चौथी मृदा है। इसे रेगुड़ मिट्टी, कपासी मृदा, लावा मृदा या ट्रॉपिकल ब्लैक मृदा के रूप में या फिर दक्कन लावा पठार की मृदा के रूप में भी जाना जाता है। ये सब इसके अलग अलग नाम हैं, इसे विशेष तौर पर याद कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक मिट्टी, दक्कन लावा पठार की मृदा, ये सब इसे कहा जाता है। इसकी ये दूसरा पॉइंट जो है, यह ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप विकसित हुई है। यानी इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण कैसे हुआ है, तब जब ज्वालामुखी निकलती है तो बेसाल्ट की जो चट्टानें होती है वो फैल जाती है। फिर बेसाल्ट की चट्टानों में फिर अपक्षय और अपघटन की प्रक्रिया होती गई, जिसके कारण इसके ऊपर के कण छोटे छोटे हो गए, जिसके कारण आपकी मृदा का निर्माण हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। इसमें मैग्नेटाइट, लोहा, अल्मुनियम, सिलिकॉन और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग काला हो जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो किसके कारण इसका रंग काला हो जाता है। तो मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन और ह्यूमस के रंग इसका काला हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसमें उपलब्धता जो होती है वह होती है लोहा, चूना, पोटास, अल्मुनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की इसमें आपकी जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसमें कमी के अगर बात करें तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं कह सकते हैं। ह्यूमस, हाँ, कार्बनिक तत्वों की बहुत थोड़ी स्तर पर आपकी कमी इसमें मिलती है, लेकिन थोड़ी सी आपकी ह्यूमस इसमें मिल जाती है, तो आप ह्यूमस को जोड़ भी सकते हैं। लेकिन कार्बनिक तत्व इसके लिए ज़्यादा उचित वर्ड है, जो इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कमी के तौर पर देख सकते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व की कमी है। ये मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसा कि नाम में भी आप देख चुके हैं, इसे कपासी मृदा कहा गया है। यानी ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उर्वर मानी जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। कपास के अलावा इसमें ज्वार, गन्ना, चावल, मक्का आदि मोटे अनाजों की भी खेती की जाती है, उसके लिए भी इसे प्रेफर किया जाता है। अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो ये महाराष्ट्र, मालवा, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और तमिलनाडु के भी कुछ भागों में काली मृदा ये आपकी की जाती है। तो ये काली मृदा से रिलेटेड कुछ पॉइंट रहे। अब आपकी यहाँ पर बात किया जाए तो पीट, लवणीय, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा बची हुई है। आइए इसे भी हम लोग एक एक कर देखते हैं। तो आइए देखते हैं पीट मृदा के बारे में। तो है आपकी पाँचवीं मृदा है पीट मृदा।
पीट मृदा जो है इसे जैविक मृदा के रूप में भी जाना जाता है। यह मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ तटीय भागों में जहाँ जल जमाव की स्थिति हो, या फिर ज्वारीय जल जहाँ प्रवेश करते हैं, ज्वारीय जल जहाँ प्रवेश करते हो वहाँ भी यह मृदा पाई जाती है। ज्वारीय जल होता क्या है, तो जब ज्वार भाटा आप सीखेंगे उसमें देखेंगे पृथ्वी पर एक ही स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं। तो जब ज्वार के कारण भी जल प्रवेश करते हैं, तो जहाँ प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ ज्वारीय जल प्रवेश करते हैं वहाँ भी आपका पीट मृदा या फिर दलदलीय मृदा का विकास हो जाता है। इसका एक और नाम आप जान सकते हैं दलदलीय मृदा या पीटी मृदा के रूप में आप इसे जान सकते हैं। ठीक है, ये नदी के डेल्टाई भागों में भी पाए जाएंगे। ठीक है, ये नदी के डेल्टाई भागों में आपके मिलेंगे। ठीक है, इसे डेल्टाई मृदा के रूप में भी जान सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। तो एक इसका और नाम आपका मिल गया है, इसे डेल्टाई मृदा के रूप में भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है देखने को, डेल्टाई मृदा। इसके बाद ये कृषि हेतु महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इस मृदा को खेती करने के लिए बहुत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि आपकी जो डेल्टाई प्रदेश है, इसकी जो मृदा है ये आप जलोढ़ में भी देख चुके हैं। तो जलोढ़ में भी आपकी डेल्टाई मृदा पाई जाती है। तो डेल्टाई मृदा यहाँ से हटा दीजिए, लेकिन डेल्टाई प्रदेशों में भी आपकी ये मृदा पाई जाएगी। यह महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। ठीक है, अभी आपने जलोढ़ में भी इसको देखा है, तो जहाँ पर नदी अपनी मुहाना बनाने से पहले कई भागों में पड़ जाती है वहाँ जलोढ़ मृदा का भी विकास होता है। लेकिन यहाँ डेल्टाई भागों में भी पीट या दलदलीय जहाँ जल जमाव वाली स्थिति है वहाँ दलदलीय मृदा का विकास हो जाता है। इसके बाद इस मृदा में लवण की मात्रा अधिक होती है, इसमें कोई शक नहीं। अगर जल जमाव है तो वाष्पीकरण होगा और नमक छूट जाएगी, तो लवण की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद इसमें फास्फोरस और पोटास की कमी होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। और इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन के बारे में आगे पर्यावरण में आप पढ़ेंगे। ये मैंग्रोव वन किसी भी तरीके की सुनामी या चीज़ों को रोकने में बहुत कारगर होती है। इस मैंग्रोव वन की काफ़ी विशेषता होती है। तो मैंग्रोव वन भी आपकी पीट मृदा में ही डेवलप होती है। इसके बाद क्षेत्र की बात करें तो केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पीट मृदा का विकास होता है। अगली मृदा छोटी सी जो है यह है लवणीय मृदा, और लवणीय मृदा भारत में बहुत कम क्षेत्रों में है। इसे रेड़ मृदा, कल्लर मृदा, कार्ल, चौपेन आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे रेड़, कल्लर, कार्ल, चौपेन आदि नामों से भी जाना जाता है। ये इस मृदा के स्थानीय नाम है। ये भी जल जमाव और कुप्रवाहित दशा, यानी जहाँ प्रवाह की बहुत बेहतर दशा नहीं पाई जाती है, जहाँ जल जमाव हो जाता है उस दशा में पाई जाती है। ये एक तरीके से पीट और लवणीय वाले से मिलती जुलती है। ठीक है, तो जल जमाव की कुप्रवाहित दशा वाले में ये पाए जाते हैं। अगर सबसे अधिक बात की जाए तो लवणीय मृदा आपको गुजरात में मिलती है, कच्छ के रण वाले एरिया में। लेकिन ये इधर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती है। थोड़ी सी आपकी लवणीय मृदा तमिलनाडु या जहाँ जहाँ मुहाना क्षेत्र है वहाँ भी आपको मिलती है। इसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, जो लवणीय मृदा में क्या मिलाकर उसे कृषि योग्य बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जिप्सम या चूना का प्रयोग करते हुए इसे कृषि योग्य बनाया जाता है। इस पॉइंट को देखेंगे। अब आपकी अगली जो 2 मृदा है वो है मरुस्थलीय और पर्वतीय। ये भी दोनों काफ़ी कम छोटी सी मृदा है, इसकी विशेषता है। आइए उसे भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। फाइनली आपकी 6वीं मृदा जो है, 7वीं मृदा जो है वह है मरुस्थलीय मृदा, और ये इसे शुष्क मृदा के रूप में भी जानते हैं। और ये उष्ण शुष्क दशाओं का परिणाम मानी जाती है, यानी उस क्षेत्र में जहाँ मृदा को अच्छी खासी नमी नहीं मिल पाती है वहाँ मृदा शुष्क हो जाती है और वहाँ ये मृदा डेवलप होती है। देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पश्चिम गुजरात में, दक्षिण पश्चिम पंजाब और दक्षिण पश्चिम हरियाणा में ये मृदा आपकी पाई जाती है। यानी बात करें तो भारत का जो ये वाला एरिया है यहाँ आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अब जैसा कि आप सोच सकते हैं ये इसमें नहीं है तो ये मृदा बहुत उपजाऊ नहीं होगी और इसे अनुर्वर मृदा के रूप में तो जाना ही जाएगा। मरुस्थलीय मृदा का मतलब ही हो गया वो भूमि मरु है, मृत है और वहाँ पर विशेष किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगली लास्ट जो मृदा है वह है आपकी 8वीं मृदा, और इसे पर्वतीय मृदा के रूप में जानते हैं। कभी कभी इसे जंगली मृदा के रूप में भी आपको मिलता है, वो भी बिल्कुल सही कहा गया है। ये पर्वतों के ढालों पर पाई जाती है और ये भारत की मृदा है, ऐसी मृदा है जिसमें ह्यूमस का मात्रा मिलती है। तो अन्य मृदाओं में आपने देखा है कहीं भी भारत की किसी अन्य मृदा में ह्यूमस नहीं मिलता है, लेकिन वैसे क्षेत्रों में जहाँ पर्वतीय मृदा में वर्षा अधिक हो रही है वहाँ आपकी ऐसी मृदा में ह्यूमस भी पाई जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भारत की ऐसी मृदा
मृदा है जहाँ आपकी ह्यूमस की मात्रा मिलती है। इसके बाद बात करें तो ये निर्माणाधीन मृदा है, यानी इस मृदा का निर्माण अभी भी जारी है, यानी पर्वतों से उतरती हुई नदियाँ अपने साथ गाद को इकट्ठा करती रहती हैं और इस मृदा का निर्माण होता रहता है। तो ये निर्माणाधीन मृदा है, यानी अभी निर्माण जारी है इसका। बात की जाए तो इसमें चाय, कॉफ़ी, मसाला जैसे सारी चीज़ों की कृषि की जा सकती है। इसमें अगर कमी की बात करें तो पोटास, फास्फोरस और चूने की इसमें कमी पाई जाती है। ये भी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो पर्वतीय मृदा, तो आप जहाँ जहाँ भी पर्वत मिलते हैं उनके ढालों पर, हर पर्वतों पर ये मृदा आपकी पाई जाएगी। और ये है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भी पर्वतों के भागों पर ये मृदा आपकी पाई जाती है, पर्वतीय मृदा। तो इस तरीके से आपने सभी मृदा के बारे में देख चुके हैं, जिसमें आपने बात कर लिया है पर्वतीय मृदा को कैसे, मतलब किस तरीके से भारत में 8 तरह की मृदा पाई जाती है। मृदा से लेकर एक और प्रश्न आपसे बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, जो भारत में मृदा के विस्तार का क्रम क्या है। तो आइए इसे हम देखते हैं। लोग देखते हैं भारत में मिट्टी के विस्तार का क्रम। कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, भारत में सबसे अधिक मृदा कौन सी मिलती है। तो भारत में सबसे अधिक मृदा जो है आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर आपकी ये मृदा मिलती है। तो आपसे ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मध्यवर्ती मैदान और तटीय मैदानों में पाई जाती है। ये भारत की मैप यहाँ पे कुछ तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मध्यवर्ती मैदान का पोर्शन क्या है, तो ये वाला एरिया जो है ये मध्यवर्ती मैदान का है। साथ ही तटीय मैदान, यानी यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन, इसमें आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारा एरिया आपका जलोढ़ मृदा में कवर किया गया है। तो ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर का बहुत अच्छा खासा एरिया है और ये लगभग 40% है भारत के टोटल मृदा का। तो इस एरिया पे आपको जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक मृदा कौन सी मिलती है, तो जलोढ़ मृदा, आप इसको आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। जो दूसरी मृदा है आपकी बेकार कैसे होगा, एडिटिंग इतनी चलिए ओके। तो फिर हम लोग देखते हैं दूसरी जो मृदा है आपकी, ये है 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में, और ये है लाल मृदा। लाल मृदा जो है यह भारत में दूसरी सबसे प्रमुख मृदा है और लाल मृदा प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती है। तो ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल वाले इस एरिया की, तो यहाँ आपको लाल मृदा मिलती है। यानी जलोढ़ के, यानी इस जलोढ़ वाले के ठीक थोड़े से साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी लाल मृदा मिलती है। लाल के बीच में ही एक काली मृदा मिलती है जो भारत की तीसरी सबसे प्रमुख मृदा है, और ये यहाँ पर आपको काली मृदा यहाँ पे मिलती है इस वाले एरिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र वगैरह में जो आपको क्षेत्र मैंने लिखाया है, इसमें आपकी काली मृदा मिलती है और ये तीसरी सबसे प्रमुख मृदा है जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। अगली मृदा जो है वो लेटेराइट मृदा है जो 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये भी प्रायद्वीपीय पठार में मिलती है। इसके बारे में भी आप बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो लेटेराइट मृदा ये चौथी भारत की सबसे प्रमुख मृदा के रूप में मिलती है। आगे अगर हम बात करें पीट या दलदली मृदा की, तो पीट या दलदली का एरिया बहुत छोटा है, इसीलिए हम इसे नहीं कह सकते हैं। तो पीट या दलदली जल जमाव वाली स्थिति में, यानी यहाँ भी आपका थोड़ा सा, यहाँ भी, यहाँ तमिलनाडु वाले एरिया में थोड़ा सा, यहाँ भी आपको पीट मृदा मिलती है। लवणीय मृदा ठीक इसी तरीके से जहाँ जहाँ जल की जमाव हुई है वहाँ वहाँ आपको लवणीय मृदा भी मिलती है। तो सेम एरिया इसका भी यहाँ पर यही होती रहती है। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा, जैसा कि हम बता चुके हैं, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ये वाले एरिया में संकेंद्रित है और ये भी, इसका भी जो एरिया है वो काफ़ी सीमित है, काफ़ी संकीर्ण है। ये देखेंगे पर्वतीय मृदा आपके यहाँ पश्चिमी घाट पर्वतों के ढालों पर, साथ ही यहाँ पूर्वी घाटों पर, और भारत के जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है यहाँ पर आपके मिलते हैं। तो आपने जैसा कि देखा भारत में मृदा के क्रम की अगर बात किया जाए तो 1 नंबर पर जलोढ़ मृदा, दूसरे पे आपकी लाल मृदा, और तीसरे नंबर पर काली, और चौथे नंबर पर आपकी लेटेराइट मृदा आती है। इस तरीके से हम मृदा के बारे में काफ़ी जानकारी को जान चुके हैं और जिससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो फिर हम लोग अगली क्लास में फिर एक टॉपिक के साथ आएंगे, और आपका जो मेन वाला सीरीज है, जैसे कि आप अभी भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे, और भारत के इतिहास में जो सभी क्रम से क्लास वाइज जो आपकी चीज़ें आ रही हैं वो आती रहेंगी, लेकिन बीच बीच में हम लोग प्रमुख टॉपिक के रूप में उठाते रहेंगे। इसके बाद इतिहास के बाद हम लोग भूगोल की भी सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें शुरुआत से आपके भूगोल को पूरा कवर कराया जाएगा। चलिए, जीगूका को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।